हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। नया साल आने और पुराने साल के जाने में वैसे तो कोई बुनियादी बदलाव नहीं होता है, ये सिर्फ एक दिन के बदलने जैसा है, लेकिन हम इस बदलाव को बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं, पूरे साल के लिए प्लानिंग करते हैं। और इसके पीछे वजह है हमारी साइकोलॉजी। जी हाँ, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, जो बताती है कि भाई एक साल ख़त्म हुआ है, एक बैरियर हमने पार किया है, एक रेखा को हमने क्रॉस कर ली है और अब अगले साल के लिए कुछ संकल्प, कुछ प्रॉमिसेस हम बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया करने की हम जिद करते हैं और जुनून अपने अंदर हम पैदा करना चाहते हैं। और जब बात पैसों की हो तो आपकी ये जिद और ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि फ्यूचर के सपने पूरे होंगे या नहीं, ये आपकी इसी जिद और संकल्प पर टिके होते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जब पैसों की बात आती है तो बहुत मॉडेस्ट हो जाते हैं। वेल्थ क्रिएशन की जब बात आती है तो बहुत बड़ी रकम के बारे में नहीं सोचते हैं। इरादे आसमान छूने वाले नहीं होते हैं। कभी आपने खुद से ये सवाल किया कि हम छोटी रकम इकट्ठे करने के गोल तक ही क्यों सिमट कर रह जाते हैं? क्यों नहीं हम 100 करोड़ रुपए जोड़ें? कैसे इस टारगेट के बारे में कभी सोचते हैं? वैसे आपको बताऊं, इसके पीछे भी ह्यूमन साइकोलॉजी ही है और इसके कुछ बैरियर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें कहते हैं कि पैसों के मामले में इतना बड़ा कैसे सोच सकते हो। तो जब हम नए साल में एंट्री कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप बड़ा सोचिए, 100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए सोचिए। कौन सी बातें जो आपको रोक रही हैं, उन बैरियर्स को तोड़िए मनी 9 के साथ। ठान लीजिए, जिद पकड़िए कि आपका टारगेट 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ का हो। कैसे आप 10,000 रुपए जितनी छोटी सी सिप से 100 करोड़ रुपए जोड़ने के बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं? तो आपको करना क्या है? बस एक जिद करनी है। और कैसे आप अपने मनोविज्ञान की जकड़न को तोड़ेंगे, कैसे बड़े ड्रीम तक पहुंचेंगे, इसी पर आज मैं बातचीत करने वाली हूँ एक बहुत खास मेहमान के साथ, जिनके खुद का पोर्टफोलियो जो है अभी 100 करोड़ के आधे रास्ते तक पहुंच गया है। इनका पोर्टफोलियो अभी 50 करोड़ का है, खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो। लेकिन पर्सनल पोर्टफोलियो के अलावा ये 9,000 क्लाइंट्स के पैसों को भी मैनेज करते हैं और यहाँ पर भी 2,500 करोड़ का पोर्टफोलियो ये इनके पास है, जो ये मैनेज कर रहे हैं दूसरों का पैसा। सो लेट्स वेलकम एटिका वेल्थ के फाउंडर गजेंद्र कोठारी। गजेंद्र, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। मैं आपकी फ़ैन इसलिए हूँ, आपकी जो जिद है ना और आपका जो पैशन है ना 100 करोड़ का, जो मुझे आपकी ओर खींच कर ले आया और मुझे लगा आपको अब मनी 9 में खींच करके लेकर आए, क्योंकि हम आपसे इसका पूरा मैथमेटिक्स समझने वाले हैं और हम ये भी समझने वाले हैं क्यों लोग 100 करोड़ का ड्रीम नहीं देखते हैं। तो वेलकम, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। और सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि एक आम सैलरीड व्यक्ति या एक कारोबारी 100 करोड़ रुपए जोड़ने का टारगेट लेकर चल सकता है? बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मनी 9 के शो के में इनवाइट करने के लिए। 2025 की शुरुआत है और नया साल है, तो दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात जो आपने कहा कि जिद आपने ठान ली है और संकल्प लिया है, तो स्टीव जॉब्स की मुझे ये बात याद आती है। वो कहते हैं कि द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। तो आपको जब दुनिया बदलनी ना, तो आपको क्रेजी बनना पड़ता है। प्रैक्टिकल सोच के दुनिया नहीं बदली जाती है। तो जितना हम ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जितना हम ज्यादा सोसाइटी में फिट होने की कोशिश करते हैं, उतना हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। तो मैंने 100 करोड़ का क्यों पकड़ा? मैं भी एक मिडिल क्लास का व्यक्ति हूँ। 20 साल पहले जब बॉम्बे आया था, यहाँ की चकाचौंध देखी, और बॉम्बे में माना जाता है प्रियंका जी कि आप सपने सोच के आओ, मरीन ड्राइव के सामने बैठ के देखते हो कि काश हम ये ऊंची ऊंची स्काई स्क्रेपर में रह सकते हैं क्या। मैंने भी सोचा कि यार कुछ करके दिखाना है और उस दिन से वो रास्ता अपनाया। एक मूवी आई थी प्रियंका जी, यूट्यूब पे है, वन इडियट करके, जिसमें 33 मिनट्स की मूवी है, फ्री है। अपने जितने भी दर्शक हैं मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप समय निकाल के ये जो न्यू ईयर में आप अगर उसको देख सकते हैं फैमिली के साथ। इस मूवी ने मेरी जिंदगी बदल दी थी 13-14 साल पहले। उस मूवी में एक एक्चुअल व्यक्ति हैं जो 100 करोड़ का कॉर्पस बना के लाइफ जी रहे हैं, बहुत सिंपल लाइफ जी रहे हैं, और दुनिया उनको वन इडियट करके बुला रही है, इडियट बोल के बुलाती है, क्योंकि दुनिया को पता नहीं था कि ये 100 करोड़ के मालिक है, क्योंकि वो हवाई चप्पल में घूमता था, सब्जी वाले के साथ 5 रुपए के लिए भी नेगोशिएट करता था। तो जो भी बिल्डिंग के बच्चे थे वो उनको टीज करते थे कि यार ये इडियट है, इसको क्या पैसों के बारे में मालूम। बट जब उनकी सोसाइटी में पता चलता है कि वो 100 करोड़ के मालिक है,
तो हर हर आदमी स्तंभ हो जाता है। और फिर उनकी कहानी उन्हें समझ में आती है कि उन्होंने कैसे 100 करोड़ बनाए बीइंग अ नॉर्मल पर्सन। और उस मूवी में एक बच्चा उनको वो मूवी उन अंकल को फॉलो कर रहा होता है, और वो भी 40-45 की उम्र में अपनी वेल्थ बनाता है, रोल्स रॉयस खरीदता है। तो जब मैंने ये मूवी देखी प्रियंका जी, तो मैंने बोला अगर ये बच्चा कर सकता है, सिंपल बच्चा, तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैंने ये चैलेंज अपने आप के लिए लिया कि मुझे भी 50 की उम्र से पहले 100 करोड़ रकम बनानी है और एक रोल्स रॉयस खरीदनी है। इसलिए आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं रोल्स रॉयस का फ्रेम लगा हुआ है। राइट साइड में आप देख रहे हैं कि गाड़ियां की मॉडल्स, रोल्स रॉयस गाड़ियों के मॉडल्स हैं। मेरे सामने इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे वो मोटिवेट कर सके, चैलेंज कर सके कि मुझे लाना है। और 50th बर्थडे से पहले ये दोनों गोल मुझे अचीव करके दिखाना है। एंड इससे खाली ये प्रूव करके दिखाना है कि एक मिडिल क्लास आदमी जो 10,000 रुपए की एसआईपी से शुरू करता है, और मैंने 30 साल की उम्र में ये जर्नी चालू की, और 20 साल में मुझे ये पूरा 100 करोड़ करना था। अभी लगभग 14 साल खत्म हुए हैं और 6 साल बाकी हैं। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा, मैं ऑलरेडी हाफ इडियट बन चुका हूं। तो मिस्टर तो बग्स की स्टोरी मैंने देखी, आपकी वीडियो को देखने के बाद मैंने देखी। मिस्टर बग्स की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। और क्यों, और मैंने क्यों देखी, क्योंकि जब मैंने देखा आप अपने सारे जगह आपके नाम के इंट्रो में लिखा हुआ था इडियट, फिर मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी, तब मुझे समझ में आया मिस्टर बग्स आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। और एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप कितने दूर हैं, तो वो भी आपने बता दिया। पर रोल्स रॉयस ही क्यों, वाई रोल्स रॉयस, ये आपको क्यों इतनी पसंद है? दो कारण हैं प्रियंका जी। एक तो उस मूवी में वो बच्चा जो होता है वो रोल्स रॉयस गाड़ी ही खरीदता है। ओके। तो मैंने ठान ली कि जैसा उस मूवी में हुआ है वैसे ही मुझे मेरी लाइफ के साथ करना है, ताकि जब लोग मेरी स्टोरी देखें तो कंपेयर कर सके कि अरे यार वो रियल इडियट था और ये रियल इडियट है। राइट। तो ये मेरा एक सपना था, जुनून था कि जिस दिन 100 करोड़ हो जाए, जिस दिन गाड़ी आ जाए, मैं अमोल गुप्ते जी के पास जाऊं जिन्होंने ये मूवी बनाई है और बहुत सारी अच्छी मूवियां बनाई है प्रियंका जी। उन्होंने तारे जमीन पर की जो स्क्रिप्ट थी वो उनकी लिखी हुई है, स्टैनली का डब्बा, हवा हवाई। तो वो उनकी मूवीज यंगस्टर्स को बहुत इंस्पायर करती हैं, अडल्ट्स जो यंग जनरेशन है, यूथ को। और ये जो 1 इडियट मूवी बनाई उन्होंने यूथ ऑफ इंडिया, अब हमारे जो देश है, उनको इंस्पिरेशन के लिए बनाई कि 25-30 साल बाद, जब चूंकि हमारा देश आजाद हो चुका है, तो वाई शुड नॉट वी बी फाइनेंशियली, वाई शुड वी बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन समवन, हम क्यों यस। अपने बच्चों पर डिपेंडेंट रहे। तो मेरी स्टोरी से मैं चाहता हूं कि कैन वी इंस्पायर मिलियंस ऑफ यंग पीपल। और देखिए प्रियंका जी, हमारे प्रधानमंत्री 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा देश कभी विकसित नहीं हो सकता जब हम भारतीय, जितने भी भारतीय लोग हैं वो अगर विकसित नहीं होंगे। तो अगर मैं इनको इंस्पायर कर सकता हूं, मेरी स्टोरी से अगर वो इंस्पायर हो सकते हैं, और उन्हें रोल्स रॉयस खरीदने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो बीएमडब्ल्यू हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे फरारी हो। आज के नौजवान जो है, यंग है, उनको ये गाड़ियां बहुत शौक है। तो क्या वो भी एसआईपी से प्लानिंग करके 10-12-15 साल में अपनी ड्रीम कार खरीद सकते हैं। ये रोल्स रॉयस मेरे लिए नहीं है प्रियंका जी। ये जिस दिन आएगी, ये रोल्स रॉयस ओपन फॉर ऑल है, जिन किसी को भी चलाना है। इनफैक्ट मनी 9 के व्यूअर्स, दर्शक जो भी है, उनके लिए फ्री इनविटेशन है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप भी वो ऐप पे बुक करके चला सकते हैं। खाली एक ही मकसद है इसका कि 20 मिनट की राइड अगर आपको वो इंस्पायर नहीं कर सकती हो, तो फिर ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं, ये कुछ भी इंस्पायर नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो तो हो चुका है और आप उसमें बैठ चुके हो। उसके बाद भी अगर आप मूव नहीं होते हो तो फिर पता नहीं कैसे आप इंस्पायर होगे। आप ये बताइए, अब ये होगा कैसे? क्या सिर्फ 10,000 रुपए की सिप से मेरा ये सपना पूरा हो सकता है, या फिर 10,000 से मुझे ज़्यादा की सिप करने की ज़रूरत पड़ेगी? अब मुझे कितने साल चाहिए होंगे? लेकिन सबसे पहला प्लीज़ आंसर मी, क्या 10,000 रुपए की सिप इनफ है? क्योंकि मेरा बजट ज़्यादा नहीं है। मैं कोई एक ऐसा निवेशक हूँ जो अभी शुरू करने जा रही हूँ। 10,000 की सिप इज इट इनफ, या फिर आप कहेंगे कि नहीं भाई, पहले और थोड़े से पैसे लाओ उसके बाद शुरू करना? नहीं, तो देखिए 10,000 की सिप से आप 100 करोड़ नहीं पहुंच सकते, उसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। बट 10,000 की सिप अगर आप करते हो, और आप सपोज आज आप 25 साल के हैं, और 10,000 की अगर आप सिप करते हैं और हर साल उस सिप को 10% से बढ़ाते हैं, यानी अगले साल आप 11,000 की सिप करते हैं, उसके अगले साल आप 12,100 रुपए की सिप करते हैं। चूंकि हमारी इनकम हर साल बढ़ती है प्रियंका जी, तो हमारी सेविंग्स भी हर साल बढ़नी चाहिए ना। तो अगर हम उसको बढ़ाते हैं और हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं कि आप नॉर्मल इंडेक्स फंड में लगाते हैं या कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं,
ओवर 10 15 20 ईयर अगर आपका 12% आता है, तो 30 ईयर्स में 10,000 की सिप को अगर आप बढ़ा के करते हैं तो आप 10 करोड़ का कॉर्पस पहुंचते हैं। तो जस्ट टू गिव यू दिस आंसर, अगर हमें 100 करोड़ बनाना है तो आपको 1 लाख रुपए की एसआईपी अगर 30 साल में बनाने हैं हमें 100 करोड़, हम्म। तो हमें फिर 1 लाख की एसआईपी करनी पड़ेगी टू रीच दैट टारगेट ऑफ 100 करोड़ इन 30 ईयर्स। ओके। बट अगर हम 40 साल कर देते हैं, मतलब हम ये जो पीरियड है सिप का पीरियड को हम 40 साल कर देते हैं, 10,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, हर साल 10% से बढ़ा रहे हैं, और 40 ईयर का अगर आप कर रहे हैं, तो प्रियंका जी यू कैन रीच 30 करोड़, विच इज ऑल्सो नॉट ए बैड अमाउंट। जरूरी नहीं है कि हर किसी को 100 करोड़ पहुंचना है, क्योंकि 100 करोड़ करने के लिए हमारे पास 1 लाख नहीं है। बट अगर हम 10,000 से आज चालू करते हैं और हर साल 10% से बढ़ाते हैं, 40 ईयर्स तक हम करते हैं, तो 30 करोड़ इज ऑल्सो वेरी बिग अमाउंट। तो ये मैं कहना चाहूंगा। तो ये बताइए मुझे, ज़्यादातर लोग क्या होता है ना, सैलरीड लोग से आप बात कीजिए तो वो कहेंगे 1 2 5 करोड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो इससे ऊपर नहीं जाते हैं। आपको क्या लगता है ये बैरियर कैसे तोड़ सकते हैं? किस तरह का आप कहेंगे कि आपको जो है अनुशासन की ज़रूरत है, या फिर इस बैरियर को कैसे तोड़ें? आप क्योंकि इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि हाउ टू थिंक बिग, क्यों हम 5 करोड़ में अटक जाते हैं? बहुत सिंपल है। देखिए, मैंने 100 करोड़ की जिद ठानी थी, तब मैंने डिसाइड किया, तब मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे, मैंने 10,000 रुपए से एसआईपी चालू की थी, जबकि मुझे 4 लाख रुपए की एसआईपी करनी थी पर मंथ, क्योंकि मुझे 20 साल में कंप्लीट करना था। बट मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे सोचूंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा, चलो मैं 10,000 से शुरू करता हूँ। 10,000 का 20 50 किया और बढ़ाते गया, और आज की डेट में 30 लाख रुपीज पर मंथ की कर रहा हूँ, क्योंकि पहले 5 साल 7 साल 30 जो लाख रुपीस की आप सिप कर रहे हैं? जी प्रियंका जी। ओके। सो ये 30 लाख आपने, मतलब आपने शुरुआत की 10,000 से और आज आप 30 लाख की सिप कर रहे हैं, बिल्कुल। और इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में भी निवेश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं और कहीं पैसे नहीं डालता, ना डायरेक्ट स्टॉक्स, ना F&O, ना क्रिप्टो करेंसीज, ना एफडी, ना गोल्ड, ना मेरे पास घर भी नहीं है आज की डेट में, मैं रेंट पे रहता हूँ। हाँ हाँ। हालांकि मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है, लेकिन मेरे पास आज गाड़ी नहीं है, मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ, मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ। बिकॉज ये जो गाड़ी मैं खरीद रहा हूँ खुद के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, ये तो उस मूवी में बताया इसलिए वो खरीद रहा हूँ, और वो लोगों के लिए है गाड़ी। बट मैंने घर भी क्यों नहीं खरीदा, बिकॉज घर में क्या है कि आज मैं अगर सारी कैपिटल तोड़ के बॉम्बे में कोई अच्छा मकान खरीदना चाहूँ तो 10 15 करोड़ रुपए लग जाते हैं, मेरी कंपाउंडिंग रुक जाती है। और वैसे ही मैं लेट था, मैंने 30 की उम्र में प्रियंका जी शुरू किया था, और अभी 15 ईयर्स हुए हैं, तो अभी जैसे तैसे तो कंपाउंडिंग अब काम करना चालू की है। अब आज 14 साल 15 साल की मेहनत के बाद 50 करोड़ हुए हैं, और आप इमेजिन कीजिए अगर ये कॉर्पस यहाँ से 15% रिटर्न आते हैं, विच इज ऑन ए हायर साइड, बट चूंकि मेरे 15 साल में आए हैं एंड मेरी एक्सपेक्टेशन की अगर मैं 15% और कर पाऊँ 5 साल में, तो ये 50 का 100 ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अब ये गेम है कंपाउंडिंग का काम करने का, तो इसलिए मैं यहाँ तोड़ना नहीं चाहता हूँ। जब 100 करोड़ हो जाएंगे तब फिर देखेंगे कि घर खरीदना है या और कुछ करना है। बट आप कंपाउंडिंग तभी कर पाते हो जब आप फोकस रहते हो। अगर हमने एसेट्स को डाइवर्सिफाई किया, जैसे हमने एफडी की, हमने गोल्ड किया, तो फिर कंपाउंडिंग होती है, बट आपका जो एवरेज रिटर्न पोर्टफोलियो में आता है वो 9 10% आता है। एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी विद 10% रिटर्न, देन इट इज ओके। बट अगर आपको 12 13 14 15% कंपाउंडिंग करनी है, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो फिर आपने कहा कि आपने 10,000 से शुरू की और अब आप 30 लाख की एसआईपी कर रहे हैं, तो वो जो इनिशियल हिचक आपको भी लग रही थी जब आपने शुरू किया कि 10,000 से शुरू करूं नहीं करूं, फिर आपने इसको कैसे इंक्रीज किया? इनकम बढ़ी तो आप इसको आपने मंथली इंक्रीज करते रहे, ईयरली इंक्रीज किया, थोड़ा सा ये जर्नी समझाइए ना प्लीज। बिल्कुल। तो देखिए, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। नॉर्मली जब आप जॉब में होते हैं तब आपकी एनुअल इंक्रीमेंट 10% 15% से ऊपर नहीं होती है, आपकी जो सैलरी की होती है। इसीलिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप स्टेप अप एसआईपी म्यूचुअल फंड में, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ऑटोमेटिकली हर साल आपका एसआईपी रकम 10% से बढ़ती जाएगी, उसको आप डे 1 में चालू कर सकते हैं और बाद में छेड़ने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतनी इनकम आती है, और मैं सारी की सारी जो इनकम आती है मेरे प्रोफेशन से, मैं सारी वापस एसआईपी में लगा देता हूँ प्रियंका जी। मैं कहीं उसको डाइवर्ट नहीं करता हूं। और वो 15 साल से जो हमने ये
ये कार्य किया है, हमने मैनुअल स्टेप अप किया है, क्योंकि हमें पता नहीं कि अगले साल हमारी क्या इनकम रहेगी, तो इसलिए हम 10% ऑटोमेटिक रूट पे नहीं जाते हैं। इनफैक्ट 2 साल पहले मेरी एसआईपी 22 लाख की थी, 22 का भी सीधा 30 लाख हो गया। अब अगले साल अगर इनकम अच्छी रही तो शायद 35 लाख हो जाएगी पर मंथ की एसआईपी। और हमें बस इस कंपाउंडिंग को तोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रियंका जी कि हम खर्चा नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, ऐसा ये नहीं है कि हम सारी की सारी इनकम डाल रहे हैं। हम बस ये हिसाब लगा रहे थे कि हमारे खर्चे कितने हैं, उसको काटने के बाद हम ये कंफर्टेबली कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि आपको 100 करोड़ बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको आज एंजॉय नहीं करना है। आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि आज आपके खर्चे क्या हैं, और एक जो रकम जो आपको लगता है कि फ्यूचर में मुझे मेरे रिटायरमेंट प्लान है, फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे अचीव करना है, उसके लिए जो है। और वो उसके लिए आपके ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, आप जाके, जैसे आप ने एक बात कही कि लोग 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पे अटक जाते हैं, और 10-15 साल बाद पता चलता है कि ये 2 करोड़ 5 करोड़ से शायद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। तो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम कैलकुलेटर्स, आप उनको यूज कीजिए, आज अपने खुद के नंबर्स डालिए, तो आपको एक एक्चुअल नंबर आएगा कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके लिए वो क्या टारगेट है। शायद 10 करोड़ हो, शायद 15 करोड़ हो, और उसके हिसाब से आप अपनी एसआईपी चालू कीजिए। हो सकता है आपको 70,000 की एसआईपी करनी पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आज आपके पास 70,000 नहीं है तो आप शुरू नहीं करेंगे। आपके पास 50,000 है या 40,000 है, आप वहां से शुरू कीजिए और हर साल उसको बढ़ाते जाइए। ओके, सो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपका जो निवेश है उसकी राशि बढ़ती रहनी चाहिए। सो आपने अभी कहा कि आपका अपना घर नहीं है, आप लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। वहाँ तो मुंबई में बहुत अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो इसलिए आप उसका फ़ायदा पूरा उठा रहे हैं। ठीक है, आपके एक वीडियो में मैं देख रही थी, आपने कहा आपने मोबाइल फ़ोन का कवर भी नहीं बदला है। ठीक है, तो मतलब 100 करोड़ का टारगेट बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है क्या उससे? मतलब इंजॉयमेंट कहाँ है? मतलब घूमने जा रहे हैं आप, बाहर खाना खाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? सो इज इट पहले लाइक कि सारा फोकस उस टारगेट तक पहुंचने का बहुत ज़्यादा टेंशन तो नहीं हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में? अगर मुझे लगता है, या फिर ये कि गजेंद्र जी 100 करोड़ का टारगेट ले रहे हैं, तो हो सकता है प्रियंका के लिए 50 करोड़ ही अचीव करना अच्छा रहेगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पहले 5 साल मैं नहीं घूमने गया, क्योंकि जब मैं अपनी खुद की एक स्टार्टअप आप शुरू करते हैं ना, तो वो भी आपके एक बच्चे की तरह होती है। मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो ये स्टार्टअप तीसरा बच्चा था। और मैं लंदन में मेरी नौकरी छोड़ के आके मैंने इंडिया में शुरू की। वहां पे मैं बहुत अच्छी इनकम कमा रहा था, तो सब फैमिली मेंबर्स बोल रहे थे कि यार तुम बहुत बेवकूफ़ हो कि लंदन में इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आके तुम वापस इसी में घुस रहे हो। बट मुझे विश्वास था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये आगे जाके सोसाइटी के लिए, इंडस्ट्री, सबके लिए बहुत अच्छा है, और मुझे ये काम पसंद है। तो पहले 5 साल हमने बहुत जमकर मेहनत की प्रियंका जी। सैटरडे संडे कहीं नहीं गए, खाली काम पे किया। तो उस चक्कर में हमने हॉलीडेज नहीं ली। अ, तो फिर वो एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट 5 साल के बाद जब एक अच्छी रकम आने लग गई, अब हम वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि नहीं मुझे सिर्फ 100 करोड़ बनाना है, मुझे हॉलीडेज नहीं लेना है। मैं हर साल 2-3 हॉलीडेज लेता हूँ, जहां भी मुझे वैलिड खर्चे लगते हैं मैं करता हूं। बट जो बड़े खर्चे हैं लाइक घर, अक्सर क्या होता है आप देखेंगे, हमारे जो 90% व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी जो लाइफ की जो बिगेस्ट परचेज लाइफ में होती है वो घर खरीदने में हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में हम बात करें या कहीं भी बात करें, 2-3 करोड़ में तो आजकल कुछ नहीं आता। अच्छा, और 30-35 की उम्र में आपके पास उतनी ही रकम रहती है, उससे भी कम रहती है, और आप क्या करते हो, लोन पे लेते हो घर, ये समझ के कि ये घर मेरा है। बट वो घर तो आपका कहाँ हुआ जब 20 साल तक आप ईएमआई भर रहे हो। बैंक, वो जो घर के पेपर्स है वो तो बैंक के पास है। जब तक आप पूरी ईएमआई नहीं चुका दोगे तो वो घर लीगली तो आपका हुआ ही नहीं। तो और उस ईएमआई के चक्कर में हम 20 साल एकदम डरे हुए रहते हैं। हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम जॉब करने में भी डरते हैं, हम बिजनेस स्टार्ट करने में डरते हैं कि अरे वो ईएमआई कहाँ से जाएगी अगर मेरी सैलरी बंद हो गई। तो इसीलिए हम पूरी लाइफ लॉन्ग हम बैंक के लिए काम करते रह जाते हैं। और कईयों को तो मैंने ऐसे देखा है कि उनके 3-3 लोन चल रहे होते हैं, तो वो एसआईपी तो कभी चालू ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन चल रहा होता है। आजकल एमबीए की पढ़ाई में 25-30 लाख रुपए लग जाते हैं। हर फैमिली के पेरेंट्स के पास नहीं कि वो इतनी रकम दे सके। तो सबसे पहले आप एजुकेशन लोन से शुरू करते हो। डे वन में जब आप जॉब करने आते हो तो आपके ऊपर ऑलरेडी लोन है, और जैसे आपने लोन लिया, फिर 24-25 की उम्र है, शादी हो जाती है, तो आपको अपना खुद का घर चाहिए, आपको और आपकी वाइफ को। और फिर घर हो गया तो आपको आपकी अच्छी गाड़ी भी चाहिए। सबको आजकल 15-20 लाख की गाड़ी से नीचे किसी को समझ में नहीं आता है। तो सोचिए, हम 3-3 लोन्स पे तो हम ऑलरेडी हैं। फिर हॉलीडेज चाहिए, पार्टीज में जाना है, न्यू ईयर आ रही है, न्यू ईयर है तो सबको एंजॉय करना है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम सेविंग करना भूल जाते हैं, और बाय द टाइम हम 45-50 के होते हैं तब हमें पता चलती है हमने कुछ सेव किया ही नहीं है।
और उस वक्त अगर आप एसआईपी करते हो तो आपके पास सिर्फ 10-15 साल बचते हैं और आपको एक कंपाउंडिंग नहीं दिखती है। अभी आपने जैसे बताया आपके इंट्रोडक्शन में कि वैसे तो साल चेंज हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, राइट? बट मैं आपको बताता हूँ कि वो एक एक साल कितना महंगा पड़ता है। मैं 24 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था मुंबई में, और 30 साल की उम्र में मैंने खुद की पहली 10,000 की एसआईपी की है, यानी 6 साल मैंने गंवा दिए। अगर कोई अकल मुझ में 24 साल में आई होती और मैं 24 साल में मैं 10,000 की एसआईपी करता, तो आज मैं अब तक वन इडियट बन चुका होता। तो 6 साल में मैंने 50 करोड़ रुपए का नुकसान किया है, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर। ओके, तो सो कैलकुलेशन के एक हिसाब से अब 6 साल ही आपके पास बचे हैं और आप हाफ इडियट हैं, और फुल इडियट आप बन जाएंगे 6 साल में। अब तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अब तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट्स ने साथ दिया और 15% का रिटर्न आया तो फिर 100 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो आपने जो कहा ना अभी कि ये डेट, जो ईएमआईज, इजी लोन जो है, और हर चीज़ के लिए अब तो लोन मिल जा रहा है। अब देखिए आप आईफोन, अब मेरे आसपास मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो लोन पर आईफोन ले रहे हैं, तो मुझे ना गोपाल दास नीरज, बहुत ही मशहूर लेखक है, उनकी बात याद आ जाती है कि आप जितना कम सामान लेकर चलेंगे उतनी जल्दी सफ़र को आप तय कर पाएंगे। तो आपने उस लोन के बोझ को अपने से दूर रखा और इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी पूछा गजेंद्र, वो कौन से वो बैरियर्स हैं एक आम इन्वेस्टर्स को के पास, या उन आप देखते हैं वो बैरियर्स से ज़्यादा अच्छा शब्द शायद होगा, वो गलतियां हैं जो कर रहे हैं लोग इन्वेस्टर। एक तो आपने हाईलाइट कर दिया, टाइम निकल जाना, लॉस ऑफ टाइम इज़ लाइक लॉस ऑफ मनी, और दूसरा आपने कर्ज के बारे में बात की, जितना आप कर्ज लेते जाएंगे अपनी ज़िंदगी में लाइबिलिटीज़ जितना बढ़ाएंगे। इसके अलावा और कौन सी गलतियां जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है प्रियंका जी, कि हमें करना क्या है। एक बहुत अच्छा कोट है जो कहते हैं जॉनी वॉकर, द होल वर्ल्ड स्टेप्स असाइड फॉर द मैन हु नोज वेयर इज गोइंग। सारी दुनिया आपके लिए रास्ता छोड़ देगी अगर आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है। तो जिस दिन मुझे पता था मुझे 100 करोड़ करना है, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं था, सोचिए मैं जीरो से स्टार्ट की थी, बट मुझे क्लियर था कि मुझे ये करना है, तो क्लैरिटी थी। उस क्लैरिटी में मुझे उस वक्त भी क्लैरिटी थी कि मुझे घर नहीं खरीदना है, मुझे पहले कंपाउंडिंग करनी है, कंपाउंडिंग को तोड़ना नहीं है। देखिए प्रियंका जी, कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम लाखों करोड़ों लोग हमारा ये शो देख रहे होंगे, उसमें से 1% व्यूअर्स को तो ये समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग क्या होती है। उन 1% व्यूअर्स में फाइनली 1% ऑफ द व्यूअर्स जिनको समझ में आया वो फॉलो करेंगे 15, 20, 25 साल बाद, और उनको अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग दिखेगा। तो ये जो एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है। और जब मैंने वॉरेन बफेट की जर्नी देखी, रामदेव अग्रवाल जी हमारे इंडिया में उनकी जर्नी देखी, राकेश झुंझुनवाला, तो इन सब ने पैसा कंपाउंडिंग करके बनाया है। बहुत साल तक पैसे को सही जगह निवेश किया, बड़ा सोचे, उसको इंटरप्ट नहीं किया, जो जो इनकम आती गई वो बढ़ाते उसमें डालते गए, और आज वो कंपाउंडिंग स्टोरी बन गई है। बट अब क्या होता है, जब आप रामदेव जी और सबकी बात करते हो तो नॉर्मल व्यूअर्स सोचते हैं अरे ये तो बड़े आदमी हैं, ये तो लाखों करोड़ों में एक होते हैं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली मेरी स्टोरी से मैं ये बताना चाहता हूँ प्रियंका जी कि मुझे डायरेक्ट स्टॉक्स में समझ नहीं है। हालांकि मैं सीएफए चार्टर होल्डर हूँ, मैं चाहूँ तो रिसर्च कर सकता हूँ, बट उतनी टाइम नहीं है रिसर्च। आपको बहुत समय देना पड़ता है। तो एक साधारण इंसान म्यूचुअल फंड्स में भी डाल के 12%, 13% करके भी, ठीक है 100 करोड़ नहीं, आप 25 करोड़, 50 करोड़, मैंने आपको 30 करोड़ का तो बता ही दिया कि 10,000 की एसआईपी करके अगर आप स्टेप अप करते हो तो आप 30 करोड़ बना सकते हो ओवर नेक्स्ट 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो इतनी रकम तो काफी है सबके लिए, मोस्ट 95% लोगों के लिए। तो ये तो हर आम आदमी भी शुरू कर सकता है। तो स्टॉक्स के बारे में आपने बहुत ही सहजता से बोल दिया कि भाई उतना रिसर्च करने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो आपने म्यूचुअल फंड में सिप किया। अब अगर किसी को बड़ा टारगेट रखता है, वो जिद करता है कि भाई मुझे बड़े टारगेट तक पहुंचना है गजेंद्र की तरह, तो आपका पोर्टफोलियो भी ज़रा बताइए ना, आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में सिप कर रहे हैं। अमाउंट तो आपने बता दिया, अब उस अमाउंट तक बिल्कुल। पहुंचते पहुंचते हम में से कई लोगों को बहुत साल लगेंगे लेकिन किस तरह से आप म्यूचुअल फंड चुनते हैं, किस तरह से कोई चुने? अगर आपकी बात सुनकर अभी इंस्पायर होकर कोई 10,000 की सिप शुरू करना चाहता है, तो किस तरह के म्यूचुअल फंड उसे चुनने चाहिए, और आपके पोर्टफोलियो में आप किस तरह से फंड सिलेक्शन करते हैं? प्रियंका जी, मेरे पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो आप बहुत आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मार्केट्स में हूँ। तो मैंने एक चीज समझी है, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है,
वोलेटिलिटी होती है, पैसा कभी डूबता नहीं है आपका। डायरेक्ट स्टॉक्स में आप डालते हो, अगर आपकी गलत रिसर्च रही तो आपका 100 रुपए आपने डाले वो जीरो भी हो सकता है। बट म्यूचुअल फंड, बिकॉज ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आपका पैसा 50 बेस्ट अच्छी कंपनियों में है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करते हैं, तो आपका पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, 100 का 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। और अगर आप संयम रखते हैं तो वो 100 का 80 जाके वापस 120 150 पे आएगा। तो मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है वो बहुत एग्रेसिव है, सुपर एग्रेसिव मैं अपने आप को मानता हूं, क्योंकि मेरा बहुत सारा पैसा मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स हो गए या सेक्टर फंड्स उसमें हो गए। क्योंकि मैंने एक लाइफ में चीज समझी है कि अगर वो 2% एक्स्ट्रा रिटर्न्स, जिसके कारण बहुत सारी उतार चढ़ाव आती है अब पहले 10 साल में, बट अगर वो उतार चढ़ाव को मैं मतलब हैंडल कर सकता हूं, तो वो जो 2% का भी रिटर्न होता है, जैसे लार्ज कैप की हम बात करते हैं, इंडेक्स फंड की बात करते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न हमने देखा 12% आता है। और अगर मिड एंड स्मॉल कैप में मैं डालता हूं और उसमें 15% रिटर्न आता है, तो वो जो 3% का डिफरेंस है ना, इतने बड़े लेवल पे और 15 साल के पीरियड में कॉर्पस 3-4 गुना डब एक्स्ट्रा हो जाता है आपका जो ओरिजिनल कॉर्पस होता है उसमें। तो एक एक परसेंट रिटर्न हाई ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये बात मुझे 15 साल बाद समझ में आई है। हम्म। तो मेरा आप पैसा मेरा पैसा मोस्टली बहुत एग्रेसिव है। इसमें इसमें रिस्क क्या है, देखिए 5-5 साल 7-7 साल आपके फंड्स काम नहीं करेंगे। मेरे पास एक ऐसा फंड था, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो 2010 से लेके 2020 तक नेगेटिव रिटर्न दिया था। मैंने 3 लाख डाले थे, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 2,81,000 थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी, अगर ये पैसा आपका होता है कि आपने 10 साल पहले इस फंड में 3 लाख डाले और 2,81,000 है, तो आप क्या करते उस पैसों का? मैं तो आपके जैसे एक्सपर्ट से आके कहती, देखिए गजेंद्र जी, मैं ये पैसा निकाल रही हूँ, कुछ बढ़ा नहीं है पैसा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, आज वो 3 लाख का कॉर्पस 17 लाख रुपए हो गए हैं। ओ, ओके। सो पेशेंस आल्सो पेज ना, पेशेंस, आपने पेशेंस रखा। तो ये सारा खेल जो है ना, म्यूचुअल फंड में जो सारा खेल है वो है डिसिप्लिन का और पेशेंस का। म्यूचुअल फंड में फंड्स इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। अगर आपने सपोज एक स्मॉल कैप फंड में डाला पैसा और मैंने एक अलग स्मॉल कैप फंड में पैसा डाला, दोनों हमने एक ही टाइम पे डाला, 10 साल बाद सपोज आपने 17% कमाए, मैंने शायद 15% रिटर्न कमाए। बट बिकॉज आप, और लार्ज कैप फंड में अगर हमने डाला होता तो 10 साल में 12-13% रिटर्न आते। चूंकि आपने कैटेगरी राइट चुनी, आपका रिस्क प्रोफाइल था, आपने कैटेगरी सही चुनी, तो मेरे और आपके फंड में 1-1.5% का, हालांकि 1-1.5% भी बहुत होता है, बट फिर भी हमने इंडेक्स को या लार्ज कैप फंड को काफी इजीली बीट किया है ओवर अ लॉन्ग टर्म। ओके। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजमेंट से ज्यादा आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा कैटेगरी चुनते हो। अगर आपके पास 10-12 साल का होराइजन है और आप शॉर्ट टर्म में 100 रुपए का 80 रुपए होते हुए आपको कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आप स्मॉल कैप मिड कैप में डाल के भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कम उतार चढ़ाव झेलने हैं, तब फिर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड हो गए, या फिर उससे थोड़ा एग्रेसिव लेना है तो मल्टी कैप फंड में क्या होता है, सब आ जाते हैं, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, और वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उसको किस हिसाब से बनाना है, और आपको एक अच्छा मार्केट रिटर्न आ जाएगा उसमें। ओके। सो गजेंद्र जी, जब आपने मतलब 20 साल पहले जब निवेश शुरू किया था, तो जो स्कीम्स थी, क्या वही कंटिन्यू कर रहे हैं या बीच में आप उससे बदलते भी रहते हैं, चर्न करते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो को? क्योंकि म्यूचुअल फंड, जैसा आपने कहा, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्ले, आपको लंबे समय देना है, तो स्कीम्स आप बदलते हैं, ऑफन रिव्यू करते हैं, कब करते हैं, नहीं करते हैं, या जो 20 साल पहले स्कीम शुरू की थी वही चल रही है? क्योंकि उसके बाद बहुत सारी नई स्कीम्स भी आई होंगी बीच में। बिल्कुल। 90% टाइम मैं मेरे पोर्टफोलियो को में कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। अभी तक तो मैंने मोस्टली बाई बाई किया है, बहुत कम टाइम मैंने कोई सेल किया है या फेयर बदल किया है। कई कई जगह मैंने किया है, मैं आपको बताना भी चाहूंगा किस किस टाइम पे मैंने क्या किया है। अभी 4-5 महीना पहले मैंने एक पीएसयू फंड में, मैंने 4 साल पहले एसआईपी चालू की थी, जब सारी दुनिया पीएसयू फंड को हाथ भी नहीं लगा रही थी, क्योंकि पिछले 10 साल का रिटर्न बहुत खराब था पीएसयू सेक्टर्स का। तो आई एम ए कॉन्ट्रा इन्वेस्टर। जो थीम्स, जो सेक्टर्स, ये जो स्टाइल नहीं चलते हैं पिछले 3-4 सालों में, मेरी नजर वहां रहती है, क्योंकि होवार्ड मार्क्स जो गुरु रहे हैं मेरे भी, वो ये कहते हैं कि मार्केट्स में दो ही सत्य हैं। पहला सत्य ये कि मार्केट्स विल ऑलवेज बी वॉलेटाइल। अगर इक्विटी मार्केट्स वॉलेटाइल नहीं है ना, तो आप पैसा नहीं बनाओगे। ये मार्केट्स का नेचर है वॉलेटिलिटी होना। देखिए एफडीज में हम 7% क्यों कमाते हैं, क्योंकि वहां वॉलेटिलिटी जीरो है, इसीलिए वो रिटर्न भी सबसे कम देती है। तो जो एसेट क्लास सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा ना, उसका रिटर्न्स भी हाई होगा। और दूसरा, मार्केट का नेचर है सिक्लिकल, मार्केट्स उतार चढ़ाव, या आज जो सेक्टर चल रहा है वो 3 साल बाद नहीं चलेगा, तो वो साइकिल बहुत जरूरी है। तो 10 साल का जब मैंने देखा कि पीएसयू फंड का नेगेटिव साइकिल है, तो 4 साल पहले मैंने वहां पे एसआईपी चालू की।
और 4 साल का प्रियंका जी मेरा एसआईपी रिटर्न आया 56% कंपाउंडेड CAGR फॉर 4 years। ओ माय और गॉड, हम कहाँ 15% और 18% की रिटर्न की बात कर रहे हैं, एंड यू गॉट 56%। कॉन्ट्रा बेट वर्कड फॉर यू, आपने उसे आइडेंटिफाई किया। बट ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज आप और मैं कर सकते हैं, क्योंकि आप मैंने 15 साल मार्केट्स में दिए हैं। हम रोज एक्सपर्ट से मिलते हैं, फंड मैनेजर से मिलते हैं, हम समझते हैं। एक रिटेल निवेशक ये खुद से करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हम उन्हें रिटेल कहते हैं। निवेशक क्या करे? रिटेल निवेशक के लिए बेस्ट है मल्टी कैप टाइप के फंड्स। उसमें अगर 10-15 साल डाल के भूल भी जाए ना, तो वो एक अच्छा वेल्थ वहां से बना सकते हैं। ओके, लेकिन और साथ ही उसका में मैं एक्सपेक्टेशन। नहीं भूली हूँ कि आपने ये कहा लॉन्ग टर्म है तो मिड और स्मॉल कैप भी तो अच्छे बेट है ना, अगर आप बड़ा कॉर्पस जमा करना चाहते हैं और आप 10-15 साल निवेश कर रहे हैं तो। बैठ सकते हैं, हाँ। आपको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से घबराना नहीं है, और एक और नियम याद रखना है कि अगर आपका 100 का 80 हो गया है तो आप और एग्रेसिव हो उसमें, मतलब और टॉप अप करें पैसा। वो राइट टाइम है। आपको विश्वास नहीं होगा प्रियंका जी, जब कोविड में मार्च 2020 में मोदी जी ने जैसे ही ऐलान ऐलान किया कि अब इंडिया बंद हो जाएगा, उस महीने मार्च के महीने में मैंने लगभग 86 लाख रुपीज, मेरे जो फैमिली का पैसा था मेरे पास, उस वक्त कैश रिजर्व मनी था, वो मैंने पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में डाला उस वक्त। ओके। और आज वो पैसा लगभग 4 गुना हो गया है 4 सालों में। ऑफ हिम्मत कोर्स भी चाहिए, पेशेंस के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। हिम्मत चाहिए। देखिए, वॉरेन बफेट बोलते हैं बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। उस वक्त बहुत फियरफुल का माहौल था, और लकीली मेरे पास पैसे भी थे और मैंने वो करेज दिखाया, और इन हाइंडसाइट वो करेज ने काम भी कर गए। गजेंद्र जी, जब कोई टारगेट पहुंच जाए, मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे 10 करोड़ ही अचीव करना, उसका 10 करोड़ आ गया, तो उसके बाद उस पैसे को विड्रॉ करना शुरू करना कोई चाहता है तो SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, आजकल इस पर बहुत बात होती है, आपके व्यूज क्या है इस पर? बिल्कुल, मैं तो उसको नेक्स्ट, मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो वो तीसरा बच्चा है SWP। अच्छा। एक, अगर आपके एक बच्चे हैं तो वो दूसरा बच्चा है। पहला बच्चा हमारे लिए हमें रिटायरमेंट में हमारी मदद करे या नहीं करे, ये बच्चा आपको कभी फेल नहीं करेगा। ये बच्चा आपकी हमेशा बात मानेगा। तो SWP इज अ वेरी पावरफुल फोर्स। पिछले 5-7 सालों में जो हमने SIP रेवोल्यूशन देखा है प्रियंका जी, कि घर घर में अब SIP चालू हो गई है। सारी, अब इंडिया में किसी को SIP के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया, एम्फी ने, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने, सबने मिलके, चैनल्स ने, आपके शोज के थ्रू कितने लोगों को अवेयरनेस हुआ है। मुझे लगता है आने वाले 5-7 सालों में सेम चीज हम SWP में देखने वाले हैं, और ये बहुत बड़ा फिनोमेनन बनने वाला है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें, बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, वो कैसे अपना मंथली विड्रॉल कर रहे हैं। 90% जो उनका पैसा आज की डेट में आ रहा है, वो 2 या 3 प्राइमरी सोर्सेस से आ रहा है। एक तो वो FDs में पैसे डाल देते हैं लमसम, और उससे जो मंथली ब्याज आता है वो यूज करते हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम हो, कुछ भी ऐसी स्कीम जहां 6-7-8% का हमें गारंटेड रिटर्न मिल रहा है, वो सबसे कॉमन है। सेकंड, बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको रेंटल पे लगा देते हैं। उसमें से जो रेंटल इनकम आती है उससे वो अपनी रिटायरमेंट जिंदगी जीते हैं। और तीसरा है पेंशन, जो इंश्योरेंस के पेंशन प्लान्स हैं, वो खरीद लेते हैं और उससे हमको पेंशन आती है। तो ये 3 बहुत कॉमन है। 80% लोग आज यही यूज कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ये सारे जो मोड्स हैं बहुत इनएफिशिएंट है, यहाँ पे 6-7-8% से ऊपर रिटर्न नहीं आता है। SWP एक ऐसा जरिया है जहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मंथली इनकम क्या लेनी है, आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसा कि आपने बताया कि आपने 10 करोड़ का कॉर्पस बना लिया, और अब आपको उसमें से SWP चालू करनी है, तो अगर आप 6%-7% से भी चालू करें तो आपको 5 लाख रुपए महीने की SWP से आप इनकम चालू कर सकते हो। कई बार मैंने ऐसा देखा है प्रियंका जी, कि जो आपने लाइफ लॉन्ग सैलरी में नहीं कमाए, आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी रिटायरमेंट होने से पहले, आपकी पेंशन उससे ज्यादा आ रही है, अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग की और SWP किया तो। और आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं जब काम नहीं कर रहा हूं तो मेरी इनकम मेरे एक्टिव इनकम से बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके लिए एक्टिव, जब आपको सैलरी मिल रही है तभी से प्लानिंग बहुत ज़रूरी होगी। ओके, सो 2025 का आपका मंत्र क्या है गजेंद्र? मेरा मंत्र बहुत सिंपल है कि हम वेल्थ बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, हमें डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत है। तो चाहे आपके पास 1,000 रुपए हैं या 5,000 हैं या 10,000 रुपए हैं, से आप शुरुआत करें।
अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि इतने सारे फंड्स हैं, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, तो आप एक इंडेक्स फंड ले लीजिए। आपको सिंपल इंडेक्स फंड लेना है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है प्रियंका जी। और किसी को पूरा मार्केट खरीदना है कि मुझे मिड कैप भी चाहिए, मुझे स्मॉल कैप भी चाहिए, तो आप निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है वो भी आप ले सकते हैं। वहां से आप शुरुआत कीजिए, फिर जब धीरे धीरे आपको समझ आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जाना है तो मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, कुछ पैसे आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में भी डाल सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास पोर्टफोलियो में 4 या 5 फंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो भी आपकी रकम आए उसमें आप एसआईपी करते जाइए। अगर लमसम भी आपको बोनस मिलता है या आपके पास कोई इनकम आई है कहीं से, तो आप उसमें टॉप अप कर सकते हैं। और गोल बेस्ड कीजिए कि ये जो पैसा मैं आज डाल रहा हूं, इसको मुझे कम से कम 10 साल तक इसको टच नहीं करना है। 10 साल में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि 10 साल में उतार चढ़ाव हम सब देख लेते हैं। तो आपको एक एवरेज रिटर्न जो भी है 12-13% का आपको दिख जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि पहली बार मेरी लाइफ में मुझे 1 करोड़ का फिगर दिखा है। देखिए, एक मैं दर्शकों को बात बताना चाहता हूं प्रियंका जी, अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए की एसआईपी करता है, और 50,000 की एसआईपी आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। साल के 6 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, तो अगर आप 26 साल करते हैं तो 10 करोड़ रुपए आप पहुंचते हैं। लेकिन पहला 1 करोड़ पहुंचने में आपको 10 साल लग जाता है, जो पहला माइलस्टोन है। और 99% लोग उसी में ही अपनी एसआईपी रोक देते हैं, क्योंकि इतना लंबा पीरियड वो ट्रैवल अकेले नहीं कर सकते हैं। वो थक जाते हैं, वो डर जाते हैं, मार्केट्स में गिरावट आती है तो वो निकाल लेते हैं। अगर उन्होंने ये पहला मुकाम क्रॉस कर लिया, 10 साल पेशेंस रख लिया, फिर 1 का 2 करोड़ बनने में सिर्फ 4 साल लगेंगे, 2 का 3 करोड़ बनने में 3 साल लगेंगे, और जो आखिरी का 9 से 10 करोड़ की जर्नी है, जो 1 करोड़ की जर्नी है, वो सिर्फ 10 महीने लगेंगे। तो कितनी ताज्जुब की बात है कि पहला करोड़ बनाने में आपको 10 साल लगे और आखिरी का 1 करोड़ बनाने में आपको 10 महीने लगे। लेकिन वो आखिरी वाला जो फल आपको अगर देखना है तो आपको पहले 10 साल देने पड़ेंगे। उसमें बिल्कुल कोई आपने शॉर्टकट आपने नहीं है। तो जितनी जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपको वो यस माइलस्टोन देखने मिलेगा। बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि एक डेटा बताता है कि 100 में से 87 लोग 3 साल के भीतर ही सिप बंद कर देते हैं। तो सिप बंद करने की ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। लेकिन आपने बहुत हम्बली कहा कि पेशेंस की ज़रूरत है और डिसिप्लिन की ज़रूरत है, पर मुझे लगता है इसके साथ साथ जो मुझे आप में दिखता है गजेंद्र जी, हिम्मत, करेज की भी ज़रूरत है और ज़िद करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच गजेंद्र, इस नोट पर आपकी ज़िद से हम भी कुछ सीख रहे हैं और 2025 में आपकी ज़िद को हम भी कॉपी करना चाहेंगे। शुक्रिया, आपने मनी 9 और मनी 9 के दर्शकों के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद। बिल्कुल। चलिए, सो गजेंद्र कोठारी की तरह जिद कीजिए। 6 साल में वो 100 करोड़ क्लब में आने वाले हैं, और अगर आप भी उस क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्होंने आपको वो सारे टिप्स दिए हैं जिससे कि आप भी आगे बढ़िए, बड़ा सोचिए, बड़ी रकम इकट्ठा कीजिए। और मनी 9 देखते रहिए, ऐसे हम आपको अमीर बनाने के लिए इस तरह के गेस्ट से बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।